हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो लक्ष्य बैच। ये है यूट्यूब का एकदम मस्त प्रीमियम बैच जो कि आपको हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। भाई आपको मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ कवर हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ मजे से पढ़ाई होती है, ये याद रखना। बस आपको करना क्या है, फटाक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहां पे अपन मिल के खूब मस्ती करके पढ़ते हैं और आप मुझसे लाइव डाउट पूछ सकते हो। चलो विदाउट एनी डिले आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भाई एनवायरमेंट। बहुत इजीली चैप्टर को एकदम आसान, ज्योग्राफी को एकदम हलवा बना देंगे और ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत होती है भाई, एक मिनट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है हमारा सिस्टम। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में। क्योंकि टॉपिक्स पता चल गए तो हमारे दिमाग को पता चल जाएगा कि अपन को पढ़ना कितना है। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। फिर हम बात करेंगे नेचुरल एनवायरमेंट क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम। इन सारे ये जो जितने भी हमारे नेचुरल एनवायरमेंट है ना, इनकी बात करेंगे। एंड फाइनली हमारे ह्यूमन एनवायरमेंट कौन से होते हैं। तो देखा जाए तो चैप्टर बड़ा सिंपल हो गया, राइट। एक हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरमेंट, एक पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरमेंट। नेचुरल के अंदर हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम। तो बस इतने ही गिने चुने टॉपिक्स फटाफट खत्म करते हैं और आपका चैप्टर एकदम तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी भैया, तो सबसे पहला अपन टॉपिक बात करेंगे एनवायरमेंट। क्या होता है एनवायरमेंट? एनवायरमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड। तो ये जो एनवायरमेंट वर्ड है, इसका जो मतलब आया है एक फ्रेंच वर्ड से आया है जो कि है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है आपका आस पड़ोस का एरिया, आपका नेबरहुड। ठीक है जी, एनीथिंग दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो अब आपसे कोई पूछे कि एनवायरमेंट क्या होता है, तो आप उसे एक लाइन में आंसर दोगे, एनीथिंग दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। इज दैट 100% क्लियर? तो कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सराउंड करती है, दैट इज उनका एनवायरमेंट, है ना। कई बार आपके दोस्त अच्छे नहीं होते तो लोग कहते हैं यार तेरा ना एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, तेरे लोग आसपास के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है। तो हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे आसपास क्या है, वो लोग हैं, इसीलिए हमने उन्हें कह दिया कि वो हमारा एनवायरमेंट है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला होता है नेचुरल, आपके एयर हो गए, वाटर हो गए, लैंड हो गए, लिविंग थिंग्स हो गई। ठीक है, और ये जो है ना, इन्हीं के ऊपर अपने अपने इनके स्पेयर्स हैं। जैसे कि एयर का है एटमॉस्फेयर, वाटर का है हाइड्रोस्फेयर, लैंड का है लिथोस्फेयर, लिविंग थिंग्स का है बायोस्फेयर। तो इस तरीके से याद रखना। ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात करें तो कैसे कैसे ह्यूमन इंटरेक्शन होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अब देखो हमारा एनवायरनमेंट जिसे हम बार बार बोल रहे हैं, एक तो हो गया कि आपके आसपास के लैंड हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे, आसमान, कुछ भी। उसके अलावा सिर्फ वही थोड़ी है, अभी मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों वाला, तो इंसान भी हैं। तो ह्यूमन इंटरेक्शन से भी एनवायरनमेंट बनता है, जिसमें क्या क्या आता है, एक तो बंदा इंडिविजुअल खुद, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक। तो इन सारी चीज़ों से आप, ये भी हमारा एनवायरनमेंट ही कहलाता है। उसके बाद ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की बात करें तो कौन कौन से हैं, पार्क, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। तो आई होप अब आपको एनवायरनमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम घुस गया होगा अंदर और क्लियर हो गया होगा। अब आप किसी को पढ़ाने लायक भी रेडी हो चुके हो कि हाँ भाई मुझसे पूछ ले, मैं समझा दूंगा तुझे। अब बात करते हैं भाई नेचुरल एनवायरनमेंट की। यही था टॉपिक अपना, बहुत इजी टॉपिक है, नाम से ही पता चल रहा है वो एनवायरनमेंट जो नेचर ने हमें बना के दिया है। तो एनीथिंग सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वाज नॉट मेड बाय ह्यूमंस इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। कितनी सिंपल डेफिनेशन थी ना, कि भाई कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट का काम कर रही है, बस वो हमने नहीं बनाई, इंसानों ने नहीं बनाई, वो नेचर ने हमें बना के दी है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। इज दैट 100% क्लियर? चलो, तो भैया बोथ बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एबायोटिक, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो माउंटेन, तो माउंटेन नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है ना, नेचर ने हमें बना के दिया। और उसके बाद आप बात करो ह्यूमंस, तो ह्यूमंस को किसने बनाया, ह्यूमंस को किसने बनाया, ह्यूमंस को नेचर ने बनाया। तो ये सब किस में आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है जी।
अदर नेचुरल एनवायरनमेंट अलग अलग चीजों में क्लासिफाइड है, मतलब उनके डोमेन्स है। कितने डोमेन्स है? एक तो लिथोस्फीयर है, एक हाइड्रोस्फीयर है, एक एटमॉस्फेयर, एक बायोस्फीयर है। अब इन्हीं के बारे में डिटेल में फटाफट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे हमें आराम से सब कुछ समझ में आ जाए। पहला है अपना टॉपिक लिथोस्फीयर। तो भैया लिथोस्फीयर मतलब लिथो से याद रखना लैंड, बस इतना याद रखना, बाकी स्फीयर तो सब में कॉमन आने वाला है। तो लिथोस्फीयर की बात करें, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर क्या है? ये अर्थ की जो टॉप लेयर है ना, ये वो है। तो ये हार्ड टॉप है अर्थ का। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये वो लेयर है अर्थ की जिसपे हम चल पाते हैं, जिसपे गाड़ियां चलती हैं, जिसपे प्लेन उड़ते हैं। प्लेन तो हवा में उड़ता है, पर टेक ऑफ करता है ना जमीन से। तो इसीलिए ये जो लेयर है, इस पे बहुत सारी मिट्टी है। आप जमीन खोदते हो, आप एक्चुअली क्या है, आप लिथोस्फीयर को खोद रहे हो। ठीक है जी। It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plain, valley. अब ये लैंड पे ही आपके कई अलग अलग टाइप के सर्फेसेस हैं। जैसे कि आप देखो, माउंटेन एक डिफरेंट सर्फेस है, वहीं पे प्लेन्स एक डिफरेंट सर्फेस है, प्लेट्यूज अलग है, कहीं पे कोस्टल एरिया है, कहीं पे कैसा एरिया है, राइट? तो इस टाइप के आपके चेंजेस आते हैं। दिस डोमेन प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। और बात करो तो लिथोस्फीयर ही सबसे जरूरी है हमारे लिए। क्यों है आप बताओ? क्यों? क्योंकि हम ऑब्वियसली हम कहाँ रहते हैं? हम लिथोस्फीयर पे रहते हैं। आपका दोस्त कहाँ रहता है? लिथोस्फीयर पे रहता है, आसमान में तो नहीं रहता और ना पानी के अंदर रहता है। तो पूरी ह्यूमन स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, कुछ एक्वेटिक को छोड़ के हम सब कहाँ रहते हैं? लिथोस्फीयर पे रहते हैं। हेंस इट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर फॉर अस। ठीक है, क्लियर? चलो। और मिनरल वेल्थ जो है भाई, हमारे कार्बन, आयरन वगैरह वगैरह, ये सब भी लिथोस्फीयर में मिलते हैं। तो अगेन एक और पॉइंट हो गया कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलो, आई होप लिथोस्फीयर हो गया है क्लियर। तो अगला बहुत ही सिंपल छोटू सा टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो वर्ड का मतलब ही होता है वाटर। तो यहां पे हम बात करेंगे जमीन, मतलब पानी के अंदर की पूरी दुनिया की। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ वाटर। वाटर की जितनी बॉडीज हैं हमारे अर्थ पे, वो सब हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट है। इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी, लाइक रिवर है, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं। ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा हैं, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल हैं। ठीक है, चलो, ज्यादा नहीं पढ़ना था, छोटा सा आता है, सिंपल सा। अब आपको पता तो है ही, आप कितना भी लिख सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेयर। ये क्या है? एटमॉस से आपको याद रखना है एयर। ठीक है, तो द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एक लाइन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बसा हुआ है कि क्या होता है ये एटमॉस्फेयर। एक थिन लेयर है, किसकी? हवा की, एयर की, जो कि हमारे अर्थ को ढके हुए है। इसी हवा में हम सांस ले पाते हैं, इसी हवा में प्लांट्स उग पाते हैं। अगर ये हवा ना हो तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर एंड वेपर। इसके अंदर क्या क्या है? आप देखो, तो ये जो लेयर है, इसके अंदर आपको मिलेंगी नंबर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत प्रकार की गैसेस हैं। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके बाद वाटर वेपर है। तो ये सारी चीजें ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर क्योंकि वो हवा है जो हमें कवर करी हुई है, तो अगर उसमें कोई चेंज आता है तो हमारे मौसम में भी चेंज आता है। कभी आपने देखा है कि हवा भाई बहुत तेज चलती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी ओले पड़ते हैं, तूफान आ जाता है। ये सब एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो ये सब हवा से होता है, राइट? चलो, जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ है होल्ड्स एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब हमारे आसपास ये जो एयर की लेयर है, ये क्यों है? क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के सेंटर में, जो अंदर को खींच रहा है हर चीज को। तो वो हवा को भी खींच रहा है। इसीलिए अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे पूरे में ये एटमॉस्फेयर रुका हुआ है, जहां है वहीं है, कहीं जा नहीं रहा। उसके अलावा ये एटमॉस्फेयर ही हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से जो सन से आती हैं, और बहुत भयंकर हीट से जो सन से आती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। चलो, अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर तो बहुत ही छोटा है, हम बायोस्फीयर का हिस्सा है, तो इससे आप समझ जाओगे। द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एक लाइन में, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब किसका हिस्सा है? बायोस्फीयर का हिस्सा है। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। क्लियर? तो सारे इंसान, दुनिया के सारे जानवर, सारी स्पीशीज, सारे एनिमल्स को एक साथ रख दो तो उसे कहा जाएगा कि ये है बायोस्फीयर अर्थ का। ठीक है, इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो देखो, अर्थ इतना बड़ा है, बट हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब बस इसी एरिया पे रह सकते हैं।
इतने एरिया पे, चाहे कोई भी स्पीशीज हो, जमीन के ज्यादा अंदर नहीं रह सकता, जमीन के कोई ज्यादा बाहर नहीं रह सकता। तो इसीलिए कहा जाता है ये नैरो वो जोन है अर्थ का जहां पे लैंड भी है ना, यहाँ पे वाटर भी मिलता है, यहाँ पे एयर भी मिलता है, और ये तीनों एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, तभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम रह पाते हैं। और ये इतनी डिफिकल्ट कंडीशन है कि आज तक हमें किसी और प्लैनेट पे ये नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हम अर्थ पे बसे हुए हैं। ठीक है, जिस दिन मिल गई मे बी हो सकता है हम किसी और प्लैनेट पे चल दें। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो बायोस्फीयर भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? सो इट इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. अब इकोसिस्टम होता क्या है? देखो, सिस्टम वर्ड तो आप समझते हो ना क्या होता है। सिस्टम मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज एक सिस्टम में चलती है, वो तो आप समझते हो वो वर्ड। अब यहाँ पे इको वर्ड जो आया, इको का मतलब होता है जितना भी एनवायरनमेंट है, अर्थ के जितने डोमेन्स हैं, वो सब आपस में किस तरह इंटरैक्ट करती हैं। एक ह्यूमन चेन, एक चेन बनती है हर चीज की। जैसे कि आप देखो, ह्यूमंस जो हैं वो डिपेंड हैं किस पे? प्लांट्स पे। प्लांट्स किस पे डिपेंड है? एयर पे। एयर किस पे डिपेंड है? अगेन ह्यूमंस पे। ह्यूमंस उन्हें गंदा ना करते हैं। तो ये क्या है? ये चेन है। तो ये जो पूरा इंटरैक्शन है ना सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद इवन नॉन लिविंग थिंग्स, इसे कहा जाता है एक इकोसिस्टम। तो फिर से पढ़ते हैं, ये सिस्टम है जो कि इंटरैक्शन से बनता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। किससे? आपस में, उनके आपस में इंटरैक्शन से, और उनके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स से जो एनवायरनमेंट में हैं उनसे इंटरैक्शन से। ओके, ऑल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। एग्जैक्टली यही लाइन अभी समझाई मैंने आपको। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond. तो इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। देखो, आपका एक सिटी एक इकोसिस्टम है, और उसके अलावा एक रिवर एक इकोसिस्टम है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे पूरी दुनिया के नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिंदगी मतलब बना रहे हैं, तो वो इकोसिस्टम होता है। क्लियर? चलो शाबाश। लेट्स मूव ऑन। अगला टॉपिक, ओहो ये क्या आ गया, अगला टॉपिक है अपना ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो देखो, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और मॉडिफाई करते हैं उसे अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सिर्फ हम ही एकमात्र ऐसी स्पीशीज हैं पूरे अर्थ पे जो कि अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। With time, human needs grew and became more varied. अब स्टार्टिंग में ह्यूमंस की नीड्स ज़्यादा नहीं थी, वो नेचर के साथ मिलजुल के रहता था, बट धीरे धीरे हमारी नीड्स बढ़ती चली गई। अब हमें बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग से ऊंची और बिल्डिंग चाहिए, अब हमें बुर्ज खलीफा चाहिए और पता नहीं क्या क्या। तो इसीलिए नीड्स बढ़ती है और उनकी वेराइटी भी बढ़ती है नीड्स की। Human learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life. बात करो ह्यूमन ने कितना कुछ चीज़ें करी हैं। देखो, हमने, इंसानों ने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे क्रॉप्स को उगाया जाता है, कैसे जानवरों को पाला जाता है, कैसे एक सेटल्ड जिंदगी जी जाती है। अब व्हील का इन्वेंशन हुआ, सरप्लस फूड प्रोड्यूस हुआ, बार्टर सिस्टम बना, ट्रेड एमर्ज हुआ, कॉमर्स बना। ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी सिस्टम्स हैं जो आज के टाइम पे बहुत ही नॉर्मल है। मतलब पैसों का हिसाब किताब, चीज़ों का लेन देन, या फिर सरप्लस फूड खाने को ज़्यादा बना के रख लेते हैं सो दैट हम बाद में उसे स्टोर कर पाएँ। ये सारी चीज़ें इंसानों ने अपने सुख सुविधा के लिए बनाई, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन को एनेबल करा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? एक ऐसा रेवोल्यूशन था जहां लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाई, बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करा सो दैट वो उसे सालों साल चला पाए। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी आया जिसमें हम आज जी रहे हैं, जिसने कम्युनिकेशन को इजी बना दिया और पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट, राइट। इंटरनेट रेवोल्यूशन क्या है? कुछ रेवोल्यूशन का मतलब कुछ नहीं होता, जब भी कोई एक चीज ना बहुत लार्ज स्केल पे होने लग जाए, जैसे कि इंटरनेट की बात बहुत ज्यादा होने लग जाए, मतलब लो जी इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया। आज के टाइम तक पूछो कौन सा रेवोल्यूशन आ गया? एआई रेवोल्यूशन आ गया, ऐसे बोला जाता है। क्लियर? चलो, तो ये भी अपना टॉपिक हो गया है और इसी के साथ चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। किसका है इंतजार? फटाक से कर दो वीडियो को लाइक। वाह वाह वाह, बिल्कुल भी राइमिंग नहीं बनी। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करने के लिए फटाक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर नीचे वेबसाइट का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो, जहां से चाहे कर लो। अगर आप लक्ष्य बैच की और वीडियोस देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ यार, मस्त बात करके पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।